सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्षितिज गद्य खंड पाठ 2 लहासा की ओर करेंगे, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, जहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। लहासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने 1929 और 30 में की थी। तो पाठ को करने से पहले हम राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। आशा करती हूँ सभी बच्चे पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा पाठ 2 लहासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया, यानी साहित्य लिखा। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा है और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यानी जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा मनोरंजन होता है, उस स्थान की जानकारी से हमारा ज्ञान बढ़ता है और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, उसकी भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ वहाँ की भाषा और संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। पाठ के बारे में संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म यानी जैसे धोखा देने वाला छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम यानी कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, ये जगह का नाम है, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था।
इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग यानी किला, जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, परित्यक्त जो खुला पड़ा हो, जिसको छोड़ दिया गया हो। वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। तो ये सन 1929 और 30 की बातें बताई गई हैं कि जहां पर भारतीय समाज और तिब्बत के समाज में अंतर देखा जा सकता है कि वहां पर ना तो कोई जाति पाति है, ना छुआछूत है, और ना ही उस समय भी वहां की औरतें पर्दा करती थी। जबकि हमारे भारतीय समाज में आज भी गांव में कहीं ना कहीं पर्दा की प्रथा है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, यानी चाहे आप किसी को नहीं भी जानते हों और आप भिखारी ही क्यों ना हो, तो भी आप किसी के घर में आसानी से अंदर जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। यानी आप उनके घर के अंदर जाके उनको चाय बनाने के लिए कह सकते हैं, चाय का सामान आपको खुद देना होगा। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि वह सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं डालेगी, तो आप खुद भी जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। यानी जो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो टैक्स लगता है, तो ऐसे ही लेखक भी जो है वहां पर चीटें यानी स्लिप लेकर गया था। तो हमने वहां दोनों चीटें उन्हें दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। यानी जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, वहां पर जाकर हम गाइड लेते हैं, तो ऐसे ही लेखक ने वहां पर सुमति को अपने साथ लिया था, जो कि एक मंगोल भिक्षु थे और बुद्ध धर्म के जानने वाले थे, पंडित का काम करते थे, उनके बहुत सारे यजमान थे और वो एक बहुत अच्छे आदमी थे। सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी भिखमंगे के कारण उन्हें ठहरने के लिए जगह भी अच्छी मिली। लेकिन जब 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे, भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, उस समय लेखक को वहां जगह नहीं मिली थी। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी, यानी मन की जो उनकी वृत्ति थी, जो आदतें थी, उसके ऊपर भी निर्भर था। क्योंकि उस समय खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। यानी तिब्बत में शाम के समय जो है लोग छंग नामक नशीला पदार्थ पीकर अपने होश हवास खो बैठते थे। एक ये भी कारण था उनको जगह अच्छी न मिलने का। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इन निर्जन स्थानों, निर्जन यानी सुनसान पड़े हुए स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार
खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां कोई गवाह भी तो नहीं मिल सकता, यानी वहां पर जो है वो कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। डकैत यानी डाकू लोग पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं, यानी उस समय तिब्बत के समाज में हथियारों का कानून नहीं था। जैसे लोग लाठियां लेकर घूमते हैं वैसे वहां पर लोग पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि लेखक और सुमति ने भिखमंगे का वेश धारण किया था और जहां कहीं भी उन्हें ऐसा लगता तो वे टोपी उतारकर जीभ निकालकर भिखारी की तरह कुची कुची दया दया 1 पैसा मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी, दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों सफेद शिखर चले गए थे। सफेद शिखर यानी जिन पर बर्फ गिरी हुई थी। भीटे की ओर, भीटे यानी ऊंचाई की तरफ जो टीले होते हैं, भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहां बर्फ की सफेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमें भी पता है कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब उतरते हैं तो उतरना थोड़ा सा आसान हो जाता है। शायद 2 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीरे चल रहा था। मैंने समझा कि थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए उसे मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था, यानी कैसे किसी नायक की तरह, किसी हीरो की तरह, जैसे घोड़े पर सवार होकर मैं मस्ती में जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और भी अधिक सुस्त हो जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक और घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाएं वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो सुमति पूरे गुस्से में थे, जिसके कारण उनका मुंह और भी लाल हो गया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म कर दिया, लेकिन मैंने नरमी से जवाब दिया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। यानी यहाँ पर सुमति के स्वभाव की विशेषता बताई गई है कि उसे जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यानी सुमति एक अच्छी जगह पर रुके थे जहां पर उनको मानने वाले बहुत सारे लोग थे। पहले हमने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुपका, यानी ये जो है तिब्बत की खाने वाली डिशों के नाम है। सत्तू जो है
जौ के आटे से बनाया जाता है, और थुक्पा जो जैसे एक नॉनवेज डिश होती है, तो ये उनके खाने के नाम है। कि लेखक ने बताया कि पहले तो हमने चाय और सत्तू खाया और रात को हमने गर्मा गर्म थुक्का खाया। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों के से घिरा हुआ टापू लगता था, जिसमें छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी है। आसपास के गांव में भी सुमति के बहुत यजमान थे, जहां पर कपड़े की चीरी बत्तियों से के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी भी कपड़े का गंडा बना लिया जाता था। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि जाने के बाद वो ज़्यादा टाइम लगा देंगे, और उनसे मैंने कहा ज़्यादा समय लगा देंगे, मगर आसपास के गांव में जाने के लिए उन्होंने उसे रोक दिया और कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भार ढूंढने वाले की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना बहुत मुश्किल था। थोड़े से भी मोटे कपड़े से यदि सिर ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं और तुम्हारा माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ से ठंडा हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लाद दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर विहार जाने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में कुछ जागीरदार खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में यानी बिना मजदूरी के काम करने के लिए मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों से राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बहुत अच्छे आदमी थे, यानी जो शेखर की खेती के मुखिया थे उनका नाम भिक्षु नमसे था, जो कि बहुत अच्छे आदमी थे। वह हमसे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरी जो वेशभूषा थी वो अच्छी नहीं थी। उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े बड़े मोटे कागज के अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैंने उसे अनुमति दे दी, क्योंकि मैं पुस्तकों के भीतर था। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि अब 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में राहुल शंकरदयाल जी ने लहासा की ओर यानी तिब्बत जाने वाले रास्ते के बारे में बताया है। बहुत ही रोचक वर्णन किया है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।